Hi dear students, how are you doing? We are Pune Study Circle and welcoming you in our classroom. Today we are going to discuss about that concept which provide foundation to the modern system of accounting. In this lecture we will be studying about history or origin of double entry accounting system, where it was introduced first time, who was the man that devised this accounting system or the concept of this accounting system, how it has traveled so far to reach to us as a full-fledged accounting system, as a scientific accounting system that help us not only ascertaining true and fair profits earned during the year, but also ascertaining financial position of the concern. Not only this is that large many countries, at most 90% or more than 90% countries of the world have adopted and given authentication to this accounting system to be followed by all the business entities that are having their listed or registered एग्जिस्टेंस। बेटे आज हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने कि ये अकाउंटिंग सिस्टम कहां से शुरू हुआ, कैसे इंप्रूव हुआ और आज जिस फॉर्म में है वहां तक पहुंचने में कितने लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो टैक्स अथॉरिटीज हैं हमारे या जो हमारे गवर्नमेंट्स हैं वो इस अकाउंटिंग सिस्टम को ऑथेंटिकेशन किस लिए देते हैं, प्रमाणिकता किस लिए देते हैं, क्योंकि ये हमें ट्रू और फेयर प्रॉफिट असरटेन करने में हेल्प करता है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी असरटेन करने में हेल्प करता है साइंटिफिक तरीके से, जिसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं और ऑडिटर केवल उन्हीं अकाउंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पे बेस होते हैं, जो हमारे इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पर बेस होते हैं। ऐसे रिकॉर्ड्स के आधार पर ना तो हम टैक्स लायबिलिटी को असरटेन कर सकते हैं, ना ही टैक्स अथॉरिटीज या हमारे जो टैक्स एक्ट्स हैं वो ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम को ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू से समझने की कोशिश करते हैं कि लूसा पैसियोली जो इटालियन वेनिस सिटी के अंदर रिजाइड करते थे, इटालियन सिटीजन थे हमारे, उन्होंने 1494 के अंदर एक बुक इंट्रोड्यूस किया वेनिस के अंदर या इटली के अंदर। उन्होंने इटालियन लैंग्वेज में वो बुक लिखा था और उसके अंदर उन्होंने पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस की ऑफ रिकॉर्डिंग डबल एस्पेक्ट और डुअल एस्पेक्ट और बोथ एस्पेक्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। उन्होंने ये कहा कि जब भी कोई आर्थिक लेन देन किया जाता है वहां कुछ बेनिफिट हमारे पास आता है और कुछ बेनिफिट हमें दूसरे व्यक्ति को कोरस्पॉन्डिंगली प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति भुगतान करता है तो किसी व्यक्ति को भुगतान प्राप्त भी होता है। अगर हम कोई आय अर्जित करते हैं तो उस आय को अर्जित करने के लिए डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ खर्च भी वहन करना पड़ता है। उन्होंने ये कहा कि हमें किसी भी आर्थिक लेन देन को दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर हम दोनों पहलू रिकॉर्ड करेंगे तभी हमारा अकाउंटिंग सिस्टम साइंटिफिक एंड कंप्लीट कहलाएगा, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट ही कहलाएगा। फिर इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया बाय ह्यूजोल्ड कैसल हु वाज अ ब्रिटिश सिटीजन इन 1544। फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि कैसे ब्रिटिश इस लिटरेचर को, इस कॉन्सेप्ट को, इस मेथड को या इस अकाउंटिंग सिस्टम को अपने नाम से पेटेंट कराएं या ये शो करें वर्ल्ड को कि जैसे कि ये अकाउंटिंग सिस्टम उन्होंने ही इन्वेंट किया है, उन्होंने ही डेवलप किया है। हाँ, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ब्रिटिश की तरफ से भी आया है। जैसे जो हमारा फाइनल वर्जन था जो ब्रिटेन में पब्लिश हुआ हमारा 1785 के अंदर लिखा गया था एडवर्ड जोन्स के द्वारा, वहां जो हमारे सब्सिडरी बुक के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया था बिसाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। उससे पहले भी काफी सारे मेथड्स हैं, फॉर्मेट्स हैं जो इनकॉर्पोरेट हो चुके थे, शामिल हो चुके थे डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में एंड विच वर कंट्रीब्यूटेड बाय द नेशनल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द यूरोप्स। ठीक है, अलग अलग देशों के निवासियों ने वो मेथड्स फॉर्मेट सजेस्ट किए थे अंडर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पर जो फाइनल वर्जन आया था, जिसको आज भी हम फॉलो करते हैं। कैटेगराइजेशन ऑफ अकाउंट्स, रूल ऑफ रिकॉर्डिंग्स इन द अकाउंट, जो ट्रेडिशनली हमारा डेबिट क्रेडिट साइड होता है, वो ब्रिटेन से ही हमारे पास आया है। आप उसको फाइनली ऐसा मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं मीनिंग, अर्थ क्या होता है, किस चीज को वर्चुअलाइज करता है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। You may say double entry accounting system is an accounting system which is based on the assumption that every business transaction has twofold effect involving at least two accounts with equal debit and credit। हर एक जो आर्थिक लेन देन होता है उसके दो पहलू होते हैं, कम से कम दो अकाउंट को इन्वॉल्व करता है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं विद इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट, लेकिन जो अकाउंट्स का बैलेंस मिलेगा वो हमारा डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल ही मिलेगा। नाउ वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट हाउ द academicians have defined this accounting system in the words of famous academician William Pickles and J.R. Bardewar। बेटे विलियम पिकल्स ने कैसे डिफाइन किया? ही सेड
double entry accounting system seeks to record every business transaction in its double aspect. जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो एक ऐसी लेखा प्रणाली है जो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस के दोनों पहलू को रिकॉर्ड करने का प्रयास करती है. द रिसीविंग ऑफ बेनिफिट बाय वन अकाउंट एंड द सरेंडर और सेक्रीफाइस ऑफ लाइक बेनिफिट बाय अनदर अकाउंट. किसी अकाउंट को बेनिफिट रिसीव होता है, किसी अकाउंट को बेनिफिट सेक्रीफाइस करना पड़ता है जो दूसरे अकाउंट को रिसीव हुआ है. द फॉर्मर बीइंग डेबिट टू द अकाउंट रिसीविंग बेनिफिट, जो पहला है वो उस अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा जिसको रिसीव हुआ है. द लेटर टू द क्रेडिट ऑफ अकाउंट सरेंडरिंग और सेक्रीफाइसिंग, और जो दूसरा अकाउंट है जिसने सरेंडर किया है, सेक्रीफाइस किया है, उसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा. अब हम बात करते हैं J.R. बाटली बॉय. ही सेड every business transaction has twofold effect. It affects at least two accounts with opposite direction. That means debit और credit, जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है या दो से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व है, उनका हमेशा बराबर ही मिलेगा. If a complete record were to be made of each such transaction, then it would be necessary to debit one account and credit another account. अगर हम ऐसे आर्थिक लेन देन का एक पूर्ण लेखा तैयार करना चाहते हैं तो हमारे लिए ये आवश्यक होगा कि हम एक अकाउंट को डेबिट करें और दूसरे अकाउंट को या दूसरे अकाउंट्स को क्रेडिट करें, या एक अकाउंट को क्रेडिट करें या दूसरे अकाउंट या अकाउंट्स को हम क्रेडिट करें. It is this recording of the dual aspect of business transaction that has given rise to the term double entry system. ये किसी आर्थिक लेन देन का यही दोहरा लेखा है जिसने डबल एंट्री सिस्टम कॉन्सेप्ट को इन्वेंट किया है, जन्म दिया है. इस तरह से इन दोनों व्यक्तियों ने परिभाषित किया डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को. अब हम बात करते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की विशेषताओं के बारे में. टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, हर एक आर्थिक लेन देन का दोहरा प्रभाव होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू परचेज ए बिल्डिंग विल अराइव इन आवर company or our business, but we will have to sacrifice money in a way of getting that benefit of building. बेटे अगर हम बिल्डिंग को खरीदेंगे, बिल्डिंग हमारे पास आएगी, लेकिन उसके लिए हमें पेमेंट भी करनी पड़ेगी या हमें प्रोमिस टू मेक पेमेंट भी करना पड़ेगा. कुछ हमारे पास आएगा, कुछ हमारे पास से चला जाएगा. अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल्स करते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं या डेटर्स आ जाते हैं, वो व्यक्ति जिन्होंने उधार में खरीदा है, लेकिन जाते क्या है, हमारे पास से गुड्स जाते भी हैं. सो इसी तरह से कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, चाहे हम कर्मचारियों को सैलरी का पेमेंट करें तो उनकी सेवाएं हमारे पास आ चुकी हैं जिसके अवेज में हमने उनको धन या पैसा या उनका पारिश्रमिक प्रोवाइड कर दिया है. तो हर एक आर्थिक लेन देन के दो पहलू आपको मिलेंगे और डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इसी बात पर आधारित है कि हर एक आर्थिक लेन देन के दो पहलू होते हैं, कम से कम वो दो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है विद अपोजिट डायरेक्शन. डेबिट और क्रेडिट हमारा इक्वल ही रहेगा. Then recording of both personal and impersonal transaction, जो हमारा इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम जो हम फॉलो करते थे इंडिया में भी, बाहर भी काफी सारे देशों में अपना ही अकाउंटिंग सिस्टम होता था, वहां केवल कैश या पर्सनल एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड किया जाता था. मतलब पैसे आए हैं या पैसे गए हैं उसको हम रिकॉर्ड कर लेते, या फिर जिस व्यक्ति से उधार खरीदा है उस व्यक्ति का खाता बना लेते, या जिस व्यक्ति को उधार बेचा है उस व्यक्ति का खाता बना लेते. इम्पर्सनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता था. जैसे संपत्ति का जो हमारा अकाउंट्स है, आउटस्टैंडिंग है, या फिर जो आप बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स हमारे होते हैं, ऐसे खातों को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता था. लेकिन जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें न केवल कैश और पर्सनल अकाउंट को बल्कि रियल अकाउंट को, इम्पर्सनल अकाउंट्स को भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए साइंटिफिक सिस्टम और कंप्लीट सिस्टम और फुल फ्लैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. इसीलिए इसे एक पूर्ण लेखा प्रणाली के तौर पर जाना जाता है विश्व भर में. रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स. देखो यहां पर हमारे जो ब्रिटिश सिस्टम है ना, वहां हमने अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. और हर एक अकाउंट में रिकॉर्ड करने का अपना रूल है. जो अमेरिकन हैं उन्होंने इसको इंप्रूवाइज किया और अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई उन्होंने कर दिया. एसेट्स अकाउंट है, लायबिलिटीज अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट्स हैं, हमारे इनकम अकाउंट है और एक्सपेंस अकाउंट है. सो अगर आप इन 5 अकाउंट्स को भी क्लब करें तो इनमें से कुछ अकाउंट के फीचर्स हमारे रियल अकाउंट से मिलेंगे, कुछ के हमारे नॉमिनल से मिलेंगे और कुछ के हमारे पर्सनल अकाउंट से मिल जाएंगे. यहां हम जानने का प्रयास करेंगे द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. जो रियल, पर्सनल और नॉमिनल होता है वहां आर्थिक लेन देन को रिकॉर्ड करने के हमारे रूल्स होते हैं. जैसे रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो संपत्ति के खाते होते हैं, संपत्ति आती है तो हम उस खाते में डेबिट करते हैं, जाती है तो हम उस खाते से क्रेडिट
कर देते हैं। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर होता है। जिस व्यक्ति को बेनिफिट मिलता है उसको डेबिट करते हैं, उसके खाते में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। जो बेनिफिट सैक्रिफाइजर होता है, जो सरेंडर करता है बेनिफिट को, उसके खाते में हम क्रेडिट साइड में वो रिकॉर्ड कर देते हैं। जबकि बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की, तो नॉमिनल अकाउंट में हमारा रूल होता है डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। जो भी हमने खर्चा किया है वर्ष के दौरान, जो भी हमें हानि हुई है उसको डेबिट करें उस खाते के अंदर, या उस हानि के खाते के अंदर, या उस एक्सपेंस के खाते के अंदर। जो भी हमें लाभ हुआ है या इनकम प्राप्त हुई है उसे लाभ या इनकम के खाते में हम क्रेडिट करें। तो यहाँ जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है वहां रूल के अकॉर्डिंग ही हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। फाइनली वी आर हैविंग preparation of trial balance. In case of incomplete system of accounting, it is very difficult and impossible to prepare the trial balance. But when we are having double entry accounting system, it is very easy to ascertain the arithmetic accuracy by preparing just a paperwork called trial balance. बेटे एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, एक पेपर वर्क होता है जो अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं होता है, लेकिन उससे अर्थमेटिक एक्यूरेसी का पता चल जाता है। अगर हमारे डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल टैली करता है, दैट मींस अर्थमेटिकली हमारे अकाउंट ठीक है, बट वहां स्टिल कोई अकाउंटिंग एरर हो सकती है। वो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में लर्न करेंगे, सब्सिक्वेंट करिकुलम के अंदर लर्न करेंगे कि क्या एरर्स होते हैं, किस प्रकार के अकाउंटिंग और अर्थमेटिक एरर्स होते हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई करके हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। यहां हमें सिर्फ यही जानने का प्रयास है कि जो ट्रायल बैलेंस है वो केवल डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर ही प्रिपेयर किया जा सकता है, जिसको हम सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं या कैश अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। उसके अंदर ड्यूअल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ट्रायल बैलेंस भी तैयार नहीं किया जा सकता। नाउ हियर ऑलरेडी आई हैव टोल्ड the classification of account as per British norms. Real account, personal accounts and nominal account. Real accounts are all those accounts which are related to assets, चाहे वो फिक्स एसेट्स है, चाहे वो करंट एसेट्स है, चाहे वो टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, हर एक एसेट्स के अकाउंट को हम बोलते हैं रियल अकाउंट। रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर बात करते हैं पर्सनल अकाउंट, जो कि हमारे 3 तरह के होते हैं। नेशनल पर्सन मतलब किसी व्यक्ति विशेष का खाता, राम श्याम गीता सीता, वो सारे खाते क्या होते हैं हमारे नेशनल पर्सन अकाउंट होते हैं। फिर बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, जो किसी संस्था का है, किसी ट्रस्ट का है, किसी सोसाइटी का है, किसी साझेदारी संस्था का है जिसके साथ हम आर्थिक लेन देन कर रहे हैं, ऐसे खाते को बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फिर बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ऐसा कोई भी नॉमिनल अकाउंट जिसके साथ कोई प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है। प्रीफिक्स क्या हो सकता है? आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअक्रूड, प्रीपेड, ये सारे जो प्रीफिक्स हमारे होते हैं, अर्न, अनअर्न, प्रीपेड, अक्रूड, ये अगर किसी नॉमिनल अकाउंट के साथ वर्ड जुड़ा हुआ है तो उसको हम मानते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वो हमारे बकाया या एडवांस खाते होते हैं बेटे, और वो हम कहां तैयार करते हैं? डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हम उनको तैयार करते हैं। फिर बात कर लेते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स वो सारे अकाउंट्स होते हैं जो किसी आय से, व्यय से, लाभ से, हानि से संबंधित होते हैं। रूल्स भी आप लोगों को अच्छे से याद हो चुके हैं। दैट मींस रियल अकाउंट के केस में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आती है संपत्ति उसको डेबिट करें, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करें उस संपत्ति के खाते में, और जो जाती है उसको क्रेडिट साइड में जाएगी कैसे? जब उसको सेल्स करेंगे या डिस्पोज ऑफ करेंगे। आएगी कब? जब उसको खरीदेंगे। फिर बात करते हैं पर्सनल अकाउंट, जो व्यक्ति भुगतान करता है, जो संस्था भुगतान करती है, जो बकाया हमारा होता है उसको हम डेबिट कर लेते हैं। जो व्यक्ति भुगतान करता है उसको हम क्रेडिट करेंगे, जो संस्था भुगतान करती है उसको हम क्रेडिट करेंगे, और जो एडवांस में हमने पे कर दिया उसको भी हम क्रेडिट करने वाले हैं। फिर हम बात कर लेते हैं नॉमिनल अकाउंट्स में इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर टू बी recorded on the debit side of the concerned account, whereas gains and incomes are to be recorded on the credit side of the respective income or gain account. These are all the rules. अगर आप लोग बात करना चाहते हैं अमेरिकन क्लासिफिकेशन की, तो वहां पर एक हमारा एसेट्स अकाउंट होता है जो आपका रियल अकाउंट ही होता है, आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि रियल अकाउंट सारे एसेट्स अकाउंट होते हैं। हियर रूल क्या रहेगा? अगर संपत्ति आए तो डेबिट करें, इंक्रीज इन एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड डिक्रीज इन एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज से डिफाइन किया जाता है। फिर बात करते हैं लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। जो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी, दायित्व हमारा इंक्रीज होगा, उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो डिक्रीज हो गई तो उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल हमारी वन काइंड ऑफ लायबिलिटी होती है। वन काइंड ऑफ लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी मतलब मालिक को कितना पैसा वापस देना है। लायबिलिटी का रूल और कैपिटल का रूल बिल्कुल सेम होता है। इंक्रीज होती है कैपिटल तो क्रेडिट साइड में, और अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड में। फिर बात करते हैं एसेट्स के जो कोरस्पोंडिंग अकाउंट है, दैट इज ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस। अगर एक्सपेंस और लॉस हमारा बढ़ता है तो हम डेबिट करेंगे, और अगर वो घटता है, डिक्रीज होता है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। वहीं जो इनकम और गेन्स का नेचर होता है
वो हमारा लायबिलिटी और कैपिटल के जैसा ही होता है, मतलब इनकम और गेन अगर इंक्रीज होगा तो उसको आप क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो उसको आप डेबिट करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ accounting. I'm sure that you must have learned each of these concepts, including the history of double entry accounting system itself, in very clear manner. Thank you very much for being with us, but don't forget to subscribe our channel, like our videos and share our videos. Enjoy the studies, stay at home and be safe.